नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। आज हम करेंगे झारखंड में किसने किया बीजेपी को एक्सपोज, बिहार में कौन खुद को बता रहा है सीएम पद का उम्मीदवार, क्या है हरेंद्र का प्रताप और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की क्या है साजिश। इन तमाम खबरों का करेंगे डीएनए टेस्ट। और अब आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों का डीएनए टेस्ट। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस समय हॉटकेक बने हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जेएमएम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन, पूरा का पूरा गठबंधन बाबूलाल को अपनी तरफ लाने की कवायद में है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया है। उनसे कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी में लड़, नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि झारखंड का संपूर्ण विकास में सब किसी का योगदान चाहिए और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी, बड़े विचार की पार्टी और समग्र विकास के सिद्धांत को लेकर काम करने वाली। अब हम तो कह ही सकते हैं। और जो बयान आपने सुना, उस बयान के बाद बीजेपी में खलबली की स्थिति। बीजेपी के दूसरे नेता अर्जुन मुंडा के इस बयान को न सिर्फ व्यक्तिगत मानते हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा के इस बयान से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। देखिए, जो बयान दिया है उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी 8 तारीख को रांची में जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें 25,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया, तो वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि झारखंड में जो चुनाव होगा वो मोदी जी के नेतृत्व में होगा। तो फिर इस तरह की बातें सवाल ही नहीं उठता है। अब कोई व्यक्तिगत कोई बयान दे दे तो भारतीय जनता पार्टी क्या सबसे सहमत होगी क्या? तो भारतीय जनता पार्टी इस बयान से कोई संबंध नहीं रखती है। यह विशुद्ध रूप से उनका व्यक्तिगत बयान है, जो आज की स्थिति में बिल्कुल मैं अप्रासंगिक मानता हूं। तो अपनों का बयान आपने सुना। इधर जेवीएम ने अर्जुन मुंडा के इस बयान पर निशाना साधा। पार्टी महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए उनके नेता भी पार्टी में टूट को देखते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। बाबूलाल मरांडी कहीं नहीं जाने वाले। अर्जुन मुंडा चाहें तो जेवीएम में आ सकते हैं। ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त नेतृत्व के संकट से जूझ रही है और जिस प्रकार से उनके यहाँ हर नेता मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो गया है, ऐसे में उसके लिए संकट खड़ा हो गया है। और ये संकट आपको दिखाई दिया होगा जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी वो इस बात के लिए भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस प्रकार का नेता घोषित करके हम चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी में टूट हो जाएगी। ऐसे में अगर उनका कोई बयान आता है तो ये उनका बयान हो सकता है। और बाबूलाल मरांडी जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट इस रूप में कहा था कि मैंने अपनी झोपड़ी बनाई है और मुझे वो झोपड़ी मुबारक है, आप अपने महल आपका मुबारक हो आपको। और जहाँ तक उनके आमंत्रण का सवाल है तो मैं उनको खुद अपनी ओर से आमंत्रण देता हूँ कि वो आए, झारखंड विकास मोर्चा में आए। बीजेपी जेवीएम का आपने सुन लिया। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इस मामले में खुद को दूर रखते हुए सिर्फ इतना कह रही है कि खून इनफैक्ट अपनी ओर खींचता है। और इस वक्त अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के बीच कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये भी देखिए। व्यक्तिगत बयान है और वो व्यक्तिगत अर्जुन मुंडा जी का जो बयान है बाबूलाल जी के लिए, इस पर हम लोग किसी तरह का, चूँकि हम लोगों के दल से संबंधित कोई ये नहीं है, लेकिन हम इसमें इतना ही कहेंगे कि खून को पुकारता है। चूँकि दोनों रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दिनों तक, इसलिए हो सकता है, मैंने कहा ना कि खून को पुकारेगा। तो आज की सबसे दिलचस्प खबर, अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी में आ जाएं। उस बाबूलाल मरांडी से जो कभी बीजेपी में थे, झारखंड बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी क्या छोड़ी, 2009 में कांग्रेस से उन्होंने हाथ भी मिला लिया। उसी बाबूलाल मरांडी को अर्जुन मुंडा पार्टी में लाने की अपील कर रहे हैं। क्यों?
इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा आपको। 10 मार्च 2013। 10 मार्च 2013 को क्या हुआ? अर्जुन मुंडा ने बीजेपी विधायक दल के नेता से इस्तीफा दिया था। उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए और एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह अर्जुन मुंडा पार्टी में काम करना चाहते हैं। जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो उसे पार्टी में पद नहीं चाहिए। सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था जैसा उसे दिखाने की कोशिश की गई। दरअसल अर्जुन मुंडा रविंद्र राय को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बीजेपी के ही दूसरे कद्दावर नेता रघुवर दास को यह मंजूर नहीं था। नतीजा हुआ यह कि पार्टी में खुलकर अर्जुन मुंडा का विरोध हुआ। मुंडा ने राजनाथ सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा और यहीं से अर्जुन मुंडा को एहसास हुआ कि विरोध के स्वर उनके खिलाफ तेज हो रहे हैं और आगे चलकर रास्ता उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला और उन्होंने अपनी बिसात बिछाने की कोशिश शुरू कर दी। यानी अर्जुन मुंडा ने अपने बिसात को बिछाने की कोशिश की, पर सवाल सबके बीच यह था कि मोहरा कौन बनेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा कि पार्टी को यानी बीजेपी को उन्होंने राज्य की स्थिति से अवगत कराया है और इस बारे में भी बताया है, और यह ध्यान देने लायक बात है, इस बारे में भी बताया कि किसे साथ लेकर चला जा सकता है। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान से ही मुंडा एक साथी की तलाश कर रहे थे, पर क्यों और यह साथी कौन हो सकता था? फिर 1 जुलाई 2014 को झारखंड की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को यह समझते देर नहीं लगी कि सत्ता की लड़ाई में चुनौती बाहर से ज्यादा पार्टी के अंदर है। 1 जुलाई 2014 को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि राज्य में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इसका मुख्यमंत्री गैर आदिवासी भी हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड आदिवासी राज्य नहीं है, इसलिए यहां कोई भी आदिवासी या गैर आदिवासी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जी हां, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की अपील। इस अपील का सीधा मतलब यह था कि यशवंत सिन्हा खुद को दावेदार के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके इस बयान से रघुवर दास की दावेदारी को भी अप्रत्यक्ष रूप से बल मिला। अब इसलिए मुंडा के सामने एक ही कह सकते हैं आप एक ही तरीका था कि वो कोई ना कोई पॉलिटिकल दांव खेले, और मुंडा ने एक जबरदस्त दांव खेला। 20 अगस्त 2014 को अर्जुन मुंडा ने बाबूलाल मरांडी से अपील की, कहा अपने पुराने घर में बीजेपी में वापस आ जाएं, जिससे झारखंड में बकाया विकास को पूरा किया जा सके। ये साथ चलने का वक्त है, राजनीतिक स्पर्धा का नहीं। ये मुंडा का बयान था। झारखंड की बात कहकर की गई इस अपील को राजनीतिक अपील इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मुंडा अपनी जगह किसी आदिवासी को पार्टी में स्थान देना चाहते हैं, और इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि जनता के बीच मुंडा की छवि आदिवासियों की हितैषी के रूप में बनी रहेगी, और दूसरी बात यह कि पार्टी में किसी और को मुख्यमंत्री पद दिलाकर वो बीजेपी के अंदर रहकर बीजेपी में एक ऐसी लकीर खींचेंगे कि उनके सामने उनके अंदर के विरोधी खुद ब खुद छोटे पड़ जाएंगे। हालांकि अर्जुन मुंडा की सोच को पूरा होने में कई दुश्वारियां भी हैं, क्योंकि उनके सुझाव का विरोध अब उनकी पार्टी में ही शुरू हो चुका है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। बात बिहार की करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव में लगभग 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन कई लोग अभी से सीएम बनने के हसीन सपने देख रहे हैं, और उन्हीं में से एक हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कल तक बतौर सीएम नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे, लेकिन अब वो खुद को भी सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान पर बीजेपी चुटकी भी ले रही है। देखिए। आप भी तो हो सकते हैं दोबारा मुख्यमंत्री। हम तो कहा कि जब आप हो सकते हैं तो जीतन मांझी काहे नहीं हो सकते। सर, तो आप भी तो हो सकते हैं दोबारा मुख्यमंत्री। हम तो कहा कि जब आप हो सकते हैं तो जीतन मांझी काहे नहीं हो सकते। सर, तो आप भी तो हो सकते हैं दोबारा मुख्यमंत्री। हम तो कहा कि जब आप हो सकते हैं तो जीतन मांझी काहे नहीं हो सकते। आखिरकार दिल की बात जुबां पर आ ही गई। कल तक सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेने वाले जीतन राम मांझी अब खुद को भी सीएम कैंडिडेट बताने लगे हैं। सीएम जीतन राम मांझी के इस ख्वाब पर बीजेपी चुटकी ले रही है। मूल बात यह है कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना के एक समाज को मैसेज देने का प्रयास किया नीतीश कुमार जी ने, लेकिन सच्चाई यह है कि जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी उन्हें प्रोजेक्ट करने को तैयार है। तो ये तो उनके साथ एक प्रकार से धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है। बीजेपी सीएम के बयान पर भले ही चुटकी ले रही है, लेकिन जेडीयू का साफ साफ कहना है कि पार्टी की नीति और नियति
सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। हमारा एक नेता, एक नियत, एक नीति, एक निशान बिल्कुल स्पष्ट है, वो नीतीश कुमार। इसमें कहाँ शक शुबा की बात हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का समय बाकी है, लेकिन सीएम पद को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। सीएम जीतन राम मांझी का यह बयान कहीं उसी दावेदारी का हिस्सा तो नहीं। जी मीडिया, पटना। बिहार में एक अनार 100 बीमार की बात पिछले 1-2 महीने से लगातार चल रही है। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी, आरएलएसपी सभी पार्टियां ऐसी हैं और सभी पार्टियां खुद में सीएम मटेरियल की तलाश कर रही हैं, सीएम कैंडिडेट को देख रही हैं। लेकिन जीतन राम मांझी पहली बार खुले तौर पर मंशा जाहिर कर रहे हैं कि वो भी सीएम हो सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। उसके अनुसार नीतीश, सिर्फ और सिर्फ नीतीश ही सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जीतन राम मांझी सीएम बनने का सपना क्यों देख रहे हैं? क्या वे खुद को नीतीश से बड़ा समझते हैं या उनके अंदर पद की महत्वाकांक्षा पैदा हो गई है? ये तमाम सवाल अपनी जगह बने हुए हैं और जिसका जवाब जीतन राम मांझी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। लेकिन दिलचस्प बदलाव बिहार की राजनीति में जरूर आया। पहले नीतीश कुमार का नाम जबान से गायब हुआ और अब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं, दावेदार हैं इनफैक्ट। यानी आगे आपको और भी जेडीयू की राजनीति में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी के कई नेता प्रदेश नेतृत्व से नाराज हुए। कुछ नाराज लोगों ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जताई भी। प्रदेश नेतृत्व अब उन रूठों को मनाने में जुट गया है और इसका नजारा पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने नाराज हरेंद्र प्रताप से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद हरेंद्र प्रताप ने कहा कि वो नाराज थे ही नहीं। लेकिन हम आपको पहले हरेंद्र प्रताप का 26 अगस्त को दिया गया बयान सुनाते हैं और फिर उनके आज का बयान सुनाएंगे। और क्या वो नाराज थे या नहीं थे, इस राजनीति का फैसला आप खुद कर सकते हैं। सभी को अपना आकलन करना चाहिए, बीजेपी को भी कि क्यों हो गया, लोकसभा के बाद विधानसभा में ऐसा क्यों हुआ, ये बीजेपी को आकलन करना पड़ेगा। बिहार के बारे में केंद्र को गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, विचारधारा है, कार्यकर्ता है, कार्य पद्धति है। इस विषय का मैं जितना आग्रही रहा हूँ, वो आग्रही अगर कोई नहीं होता है तो अपने को मैंने अलग कर लिया कि भाई ठीक है, जिसको जैसे चलाना है वो चलाएं लोग। पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, ये सबकी इच्छा होती है। हम तो इधर बात भी नहीं किए, केवल वो जो रिजल्ट आया था तो हमने कहा कि आकलन पार्टी करेगी गंभीरता से, ये पार्टी लोकसभा के बाद, वो बाकी हमारी कोई नाराजगी नहीं रहती है। समझ गए होंगे आप। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, कार्यकर्ता, विचारधारा, तमाम बड़े शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने एक समय पर, आज अपने बयान से पलट रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद और झारखंड के प्रदेश प्रभारी रहे हरेंद्र प्रताप पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह से आजिज आकर उन्होंने झारखंड के प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा दिया। बिहार उपचुनाव में पार्टी के खराब नतीजों के बाद पार्टी में चल रही गुटबाजी को लेकर उनकी तल्खी एक बार फिर सामने आई थी। मोदी लहर पर सवार बीजेपी को चुनावों में झटका लगा तो गुटबाजी का मुद्दा एक बार फिर सबके सामने आया। तब हरेंद्र प्रताप ने इशारों में सुशील मोदी के कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। इसका दावर नेता ने सूबे में पार्टी की हो रही दुर्गति के लिए बिहार प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदार बताया। तब भी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने उनकी नाराजगी को सिरे से खारिज किया था और दावा किया था कि हरेंद्र प्रताप की पार्टी से नाराजगी की सभी खबरें बेबुनियाद। दरअसल हरेंद्र प्रताप पिछले काफी समय से पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र न होने का सवाल उठाते रहे हैं और नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं और इसी की वजह से उन्होंने पार्टी में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया। आज भी जब हरेंद्र प्रताप बिहार बीजेपी के दफ्तर पहुंचे तो उनके मान मनुहार में मंगल पांडे जुटे रहे। दरअसल गुटबाजी से जूझ रही बिहार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर मौजूद असंतोष को शांत करना है और ये सुनिश्चित करना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर ना पड़े। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं।
मोतिहारी में गिरफ्तार आईएसआई एजेंट शारदा प्रसाद कुशवाहा को एनआईए की टीम ने 5 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लिया। सिकरहाना कोर्ट में पेशी के बाद एनआईए की टीम शारदा को दिल्ली ले गई। इससे पहले एनआईए और पुलिस ने घोड़ा सहन में उससे घंटों पूछताछ की। एनआईए और जिला पुलिस की टीम ने बुधवार को हरैया थाना क्षेत्र के पंटोका गांव के पास से आईएसआई की इस एजेंट को जाली नोट के बड़े कारोबारी को गिरफ्तार किया। मोतिहारी एसपी सुधीर कुमार सिंह ने शारदा की गिरफ्तारी की पुष्टि की। जाली नोटों के धंधे का बहुत बड़ा गुर्गा है। इसके इंटरनेशनल संबंध हैं। सऊदी अरब, कुवैत वगैरह से जो खेप आती है उसका इसी के नेतृत्व में ये होता है, संपादन होता है। और हमारी समझ से एनआईए की जबरदस्त ये सफलता है। हमारे रक्सौल थाना प्रभारी और हरैया थाना प्रभारी ने मिलकर इसे कंट्रोल में पकड़ा। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और इनकी गिरफ्तारी से हमारे समझ से बहुत FICN के मतलब अवैध धंधे को पर लगाम लगाने में काफ़ी बड़ी सफलता मिली। पाकिस्तान का खुफिया संगठन आईएसआई भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर नकली नोटों की कालाबाजारी करता है। पाकिस्तान के नोट छापने वाले सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में इन नकली नोटों की छपाई कर उसे भारत भेज रहे हैं। पिछले साल यानी 2013 में 5 करोड़ 66 लाख रुपए के नकली नोट पूरे देश में पकड़े गए, जिसमें 5 रुपयों के 50,000 से ज्यादा, 10 रुपए के 5,000, 50 रुपए के 9,000, 100 रुपए के 21,000, 500 रुपए के 60,000 और 1,000 रुपए के 25,000 से ज्यादा नकली नोट पकड़े गए। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आईएसआई अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देता है। अपने देश में नोट जिन कागजों पर छापा जाता है वो यूरोप से आयात किया जाता है। इस कागज का उत्पादन करते समय सुरक्षा के अनेक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन नकली नोट बनाने वाली पाकिस्तानी संस्था इन्हीं कंपनियों से कागज, इंक और तार खरीदती हैं और लाहौर, क्वेटा, कराची स्थित अपने पाक के सरकारी छापखाने में ये नोट छापे जाते हैं। नोट छापते समय महात्मा गांधी की छवि, अशोक स्तंभ, वाटरमार्क, रुपए का मूल्य, आरबीआई का लोगों पर बड़ी बारीकी से ध्यान जाता है, जिससे भारत का असली नोट भी इन नकली नोटों के सामने फीका नजर आता है। इंडियन मुजाहिदीन लश्कर ए तैयबा की ओर से बड़ी संख्या में भारत में नकली नोट नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के रास्ते चोरी छिपे भारत में भेजा जाता है। भारत विरोधी गतिविधियों को आईएसआई नेपाल के रास्ते संचालित करता है। पिछले साल 11 अगस्त 2013 को मुजफ्फरपुर और पटना डीआरआई की टीम ने भारत नेपाल सीमा पर आईएसआई के एजेंट जमील इलियास उर्फ भूरा को दबोचा था। भूरा उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला। भूरा का पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट इकबाल काना से सीधा संपर्क था और वो कई बार भारत में नकली नोटों के बड़े खेपों की सप्लाई भी कर चुका था। यही नहीं, नकली नोटों के अलावा आईएसआई भारी मात्रा में नशे की खेप भी सप्लाई करता है, जिससे भारत की युवा पीढ़ी को भटकाया जा सके। साफ है, आईएसआई भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किस तरह से काम कर रहा है। उसके नापाक मंसूबे को खत्म करने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। समय समय पर भारत में पाकिस्तानी एजेंटों की गिरफ्तारी इस पर मुहर भी लगाती है, लेकिन सतर्क थोड़ा आपको भी रहना होगा। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी पुरवैया।